हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1। ये चैप्टर 2 है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें हम मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है और जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है वो इस पार्ट के अंदर कवर अप करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 के सारे ही वीडियोस के पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने पूरा चैप्टर 1 मॉड्यूल में से पढ़ा। उनके क्वेश्चन और मॉडल टेस्ट पेपर में भी उनके रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो भी हमने सोल्व किया। होपफुली वो पूरा चैप्टर के वीडियोस आपने अच्छे से देख लिए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। ये मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट पहले जो सप्लायर जो ऑर्गेनाइजेशन था वो अपने हिसाब से सोचता था कि उनके लिए खुद के लिए क्या ज्यादा अच्छा है, क्या प्रॉफिटेबल है। वो कस्टमर्स के बारे में नहीं सोचते थे। अब मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, उनको बेस्ट क्वालिटी कैसे प्रोवाइड कर सके उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो वो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो उसी के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। पेज नंबर 2.2 पर उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये जो पैराग्राफ है वो आप इग्नोर कर सकते हैं, कुछ खास काम का नहीं है। The main revolution has been transition from a seller's market to a buyer's market. Earlier, the supplier or service provider dictated the dimension of a transaction. पहले ट्रेडिशनल बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा था कि जिसमें सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद के हिसाब से अपने बेनिफिट्स के लिए टर्म्स वगैरह डिक्टेट करता था। अब वो बायर्स मार्केट बन गया है, कस्टमर इज द किंग। तो कस्टमर के ऊपर फोकस किया जाता है, उनको क्या चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाता है। Price usually determined by a cost plus approach in traditional approach. Response time determined by the supplier. Quality determined by the service or a product provider. Performance dictated to the customer. ये पुराना पुराना business environment था। From a seller's market to buyer's market. जो modern business environment है वो sellers market से buyer's market की ओर चल रहा है। Today's business environment is that of a buyer's market. This trend is the result of international transition and macroeconomics, technological, political and social changes. This environment is characterized by बहुत सारे चेंजेस जो हुए हैं राइट ग्लोबली, उस वजह से जो मार्केट है वो अब सेलर्स मार्केट से बायर्स मार्केट बन गया है। तो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, कहीं से भी कुछ भी हम परचेस कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन हो गया है, एक नेशन दूसरे नेशन से ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। एक नेशन की कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे नेशन में जाकर भी अपनी गुड्स वगैरह सर्विसेज वगैरह सेल कर सकते हैं। फियर्स कंपटीशन अमंग ऑर्गेनाइजेशन विद इन एंड अक्रॉस कंट्रीज, कंपटीशन की वजह से अब आपका फोकस सिर्फ आप अपने हिसाब से मेरे लिए क्या सही है वो नहीं देख सकते। कंपटीशन में अगर आपको टिके रहना है तो कस्टमर को क्या चाहिए वो देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो दूसरा कॉम्पिटिटर है राइट वो उनको कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा और कस्टमर वहीं से परचेस करेंगे। ग्लोबल एक्सेस कैपेसिटीज इन प्रोडक्शन सर्विसेज एंड सम एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। अब ग्लोबल एक्सेस है आपके पास राइट कैपेबिलिटीज का, तो आप कहीं से भी मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, परचेस करवा सकते हैं, कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। तो वो जो ग्लोबल एक्सेस है वो बेनिफिट मिलता है। यूजिंग न्यू मैनेजरियल मेथड्स, जो नए नए कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट के लिए तो उनका यूज किया जाता है, जो आप स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा एंड नॉलेज, डेटा एंड नॉलेज इजीली अवेलेबल है कंपैरेटिवली राइट, और बहुत ही ज्यादा बल्क में अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसका यूज करके काफी अच्छी तरीके से कस्टमर्स को सर्व किया जा सकता है। टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड सर्विसेज, जो पहले लॉजिस्टिक था वो कंपेरेटिवली डिफिकल्ट था, अब वो लॉजिस्टिक्स काफ़ी इजी हो चुका है। बहुत सारी ऐसे सप्लाई चेन की वजह से, मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से, तो प्रोडक्ट मटेरियल हो या फिर सर्विसेज हो तो उसका जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी इजी हो चुका है। ईज ऑफ ग्लोबल ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन राइट। The challenges for business today is to satisfy customers through the exceptional performance of their processes. जो अभी चैलेंज जो है बिजनेस के लिए वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, किस तरीके से प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए। प्रोसेस अच्छी होगी तो जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोसेसेस को अच्छा करना काफी जरूरी है। Therefore, in this chapter, we are first going to understand the cost of quality, total quality management and supply chain management, और दूसरे भी कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है। ये आपको फिर से आप ये पॉइंट नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। अब जो हमारा मेन टॉपिक है इस पार्ट का, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है। कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो उसमें क्वालिटी मेंटेन करना राइट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं होगी तो कस्टमर है वो स्विच कर लेगा, वो दूसरे सप्लायर के पास से परचेस करेगा। क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्वालिटी को ऐसा माना जाता था कि वो काफ़ी कॉस्टली होती है, कि क्वालिटी अगर हम रखने जाएंगे तो कॉस्ट बहुत ही बढ़ जाएगी और उतना प्राइस कस्टमर पे नहीं करेंगे। बट अभी कस्टमर पे करते हैं फॉर द गुड क्वालिटी, फॉर द बेटर और द बेस्ट क्वालिटी, राइट। तो कॉस्ट भी उसके साथ इन्वॉल्व होता ही है। क्वालिटी अगर मेंटेन करने जाएंगे तो क्या क्या कॉस्ट हो सकते हैं, राइट। कॉस्ट ऐसा भी होता है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट पहले ही टाइम में बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो कस्टमर लॉस हो सकता है, आपको वारंटी देनी पड़ेगी, आपको रिपेयर करवा के देना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें भी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ही है। तो आपको पहले क्वालिटी मेंटेन करनी है या बाद में कस्टमर के पास रिटर्न आता है या फिर कस्टमर चला जाता है, वो लॉस या फिर वो एक्सपेंस बेयर करना है, वो डिपेंड करता है। तो वो कैसे करेंगे, क्या क्या कॉस्ट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये सबसे पहले दिया है, ये काम का नहीं है। क्वालिटी इज कंसर्न्ड विथ कंफर्मेंस टू द स्पेसिफिकेशन, द एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यू फॉर मनी। कन्फर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन चाहिए था, जो फीचर चाहिए थे, अगर वो है तो ऐसा कह सकते हैं कि क्वालिटी है। दूसरी बात, एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कोई भी चीज आप लेते हैं तो उसमें से कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये प्रोडक्ट मिलने से मुझे ये बेनिफिट मिलना चाहिए, ये सर्विस ले रहा हूँ तो मुझे ये बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वो जो बेनिफिट चाहिए, वो जो एक्सपेक्टेशन है, वो अगर सेटिस्फाई होती है देन इट इज ए क्वालिटी प्रोडक्ट, अदरवाइज वो क्वालिटी नहीं है, हम ऐसा कहेंगे। एंड वैल्यू फॉर मनी, जितना आप पे कर रहे हैं उतना तो आपको मिलना ही चाहिए, राइट। पैसा वसूल प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो आपके हिसाब से क्वालिटी नहीं है। तो कंफर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यू फॉर मनी, वो अगर तीन है तो क्वालिटी है, ऐसा कहा जा सकता है। Recognizing the importance of cost of quality is important in terms of the continuous improvement process. Cost of quality देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करते ही रहना होगा। क्वालिटी ये द बेस्ट क्वालिटी है ऐसा कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि इंप्रूवमेंट का स्कोप हर बार रहता ही है, तो वो करते ही रहना चाहिए और उसी के साथ कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है। The cost of control or conformance and the cost of failure of control non-conformance are the quantitative measure of COQ. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है वो दो अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है, एक तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस एंड दूसरा है कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस या फिर कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस या फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब कि आप क्वालिटी मेंटेन करवाने के लिए पहले से ही चेक करवाते हैं कि क्वालिटी है या नहीं, अच्छी क्वालिटी के गुड्स आप परचेस करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, ऑडिट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तो वो सारे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस है। गुड्स आप बनाते हैं या फिर गुड्स आप कस्टमर को सेल करते हैं, उसी के पहले कुछ कॉस्ट करते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस। दूसरा है कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल और कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस, मतलब कि आपने प्रोडक्शन कर दिया फिर पता चला कि ये तो अच्छी क्वालिटी का नहीं बना है, या फिर आपने कस्टमर को सेल कर दिया फिर उनके पास से रिटर्न आ रहा है या फिर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तो वो कस्टमर के जो पहले वो हमारे पास से सेल करता था, परचेस करता था, अब वो दूसरी किसी पार्टी के पास से परचेस कर रहा है, मतलब कि लॉस ऑफ कस्टमर। ऐसे एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल या फिर कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस कहे जाते हैं। It is the sum of the cost related to the prevention and detection of defects and the cost incurred due to occurrence of defect. अगर पहले से ही हम अगर वो जो डिफेक्ट है उनको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, प्रिवेंशन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस है। अगर वो डिफेक्ट हो गई फिर वो डिफेक्ट को अच्छा करने के लिए या फिर डिफेक्ट की वजह से जो एक्सपेंस होता है वो कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस और कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। व्यूज रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये जो क्वालिटी मेंटेन करवाने के लिए जो कॉस्ट होता है उसके बारे में क्या पहले क्या सोचते थे और अभी क्या सोचते हैं वो हमें यहाँ पर समझाया है। इन द पास्ट इट वाज अज्यूम्ड दैट इंक्रीज्ड क्वालिटी इज accompanied by increased cost. Higher quality means higher cost. Today the view of the quality cost among practitioners seems to fall into three categories. तीन अलग अलग तरीके के सोच अब रखते हैं रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। पहले तो ऐसा ही था कि हायर द क्वालिटी हायर द कॉस्ट, अभी भी ऐसा लोग मानते हैं। सबसे पहला जो व्यू है वही है, हायर क्वालिटी मीन्स हायर कॉस्ट। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स सच एज परफॉर्मेंस एंड फीचर्स कॉस्ट मोर इन टर्म्स ऑफ लेबर, मटेरियल, डिजाइन एंड अदर कॉस्टली रिसोर्सेज। द एडिशनल बेनिफिट्स दैट आर gained from improved quality do not compensate for additional expenses.
कई लोग ऐसा मानते हैं कि हायर द क्वालिटी हायर द कॉस्ट, क्योंकि क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करवाने के लिए ज्यादा मटेरियल, लेबर, डिजाइन वगैरह चाहिए होगा, और वो सब कुछ कॉस्ट लेकर आता है और कॉस्ट बढ़ जाता है। पर उस क्वालिटी से जो गेन मिलता है वो गेन उस कॉस्ट को कंपेंसेट नहीं कर पाता है, इसीलिए हायर द क्वालिटी हायर द कॉस्ट, और वो जनरली क्वालिटी के ऊपर कॉस्ट करना नहीं चाहते हैं। सेकेंड थॉट है, द रिजल्टेंट सेविंग आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी। जो रिजल्टेंट सेविंग होगा, जो कस्टमर लॉस वगैरह है या फिर वारंटी रिपेयर्स वगैरह, तो वो लॉस जो है वो कंपेरेटिवली वो जो सेविंग, वो लॉस वगैरह से जो सेविंग है वो ज्यादा होगा वो क्वालिटी के कॉस्ट से, राइट। इसीलिए क्वालिटी के ऊपर कॉस्ट करना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा सेविंग हो सकता है। ये दूसरा व्यू है। डीमिंग प्रोमोटेड, डीमिंग के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो आएगा उसमें उनका बारे में भी उन्होंने TQM जो है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया हुआ है। which is still widely accepted in Japan. The saving result from less rework, scrap and other direct expenses related to defects. Japanese firms have made continuous improvements using this philosophy. अगर हम क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, क्वालिटी रखना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो रिवर्क, स्क्रैप, डिफेक्ट्स वगैरह है वो कम हो जाएंगे और उससे सेविंग होगा, और वो जो सेविंग है वो ज्यादा होगा क्वालिटी के ऊपर कॉस्ट करने से, राइट। तो सेविंग ज्यादा हो रहा है तो वो करना ही चाहिए, ऐसा डीमिंग जो है उन्होंने बताया है, और ये व्यू भी आजकल कई लोग यूज करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, क्वालिटी कॉस्ट आर दोज इनकर्ड इन एक्सेस ऑफ those that would have been incurred if the product was built or the service performed exactly right the first time. This view held by others of the TQM philosophy. Here not only direct costs are included but also those resulting from loss of customer, loss in market share and many hidden costs and forgone opportunities not identified by modern cost accounting system. तीसरा व्यू ऐसा है कि क्वालिटी कॉस्ट करना ही चाहिए, इनकर करना ही चाहिए, वो जो दूसरे कॉस्ट है उनसे कम ही होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिडन कॉस्ट, ऐसे हिडन लॉसेस होते हैं जो क्वालिटी मेंटेन ना करने से हो सकते हैं। तो वो जो कॉस्ट या वो लॉस है उनको हमें सेव करना है, तो उसके लिए क्वालिटी कॉस्ट हमें इनकर करना ही चाहिए। तो ये अब मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से ये थॉट है, और ये अब ऑर्गेनाइजेशन से वो अडॉप्ट करने लगे हैं, राइट। तो क्वालिटी के ऊपर अब वो कॉस्ट इनकर करते हैं। अब किस तरह के कॉस्ट हो सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या है वो समझते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ COQ. Mr. Philip B. Crosby in this book Quality is a Free referred to as a COQ cost in two broad categories, namely price of conformance and price of non-conformance, जो हमने आगे समझा। This too can be bifurcated further into prevention and appraisal cost and internal and external failure cost. प्राइस ऑफ कंफर्मेशन या कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस से उसको फर्दर डिवाइड किया है इन प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अप्राइजल कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट मतलब कि पहले से ही कोई भी डिफेक्ट, कुछ गलत हो, क्वालिटी खराब हो, ऐसी चीजों को प्रिवेंट किया जाएगा, मतलब पहले से ही क्वालिटी के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, उसी तरीके से काम किया जाएगा, प्रोसेस अच्छी बनाई जाएगी, दैट इज अ प्रिवेंटिव कॉस्ट। डिफेक्ट होने ही नहीं देंगे। अप्राइजल कॉस्ट, उसमें कुछ भी डिफेक्ट नहीं हो रहा है ना, वो पहले से ही चेक करते जाएंगे, अप्राइजल करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कुछ गलत ना हो, राइट, ताकि फाइनल प्रोडक्ट जो मिले वो अच्छी क्वालिटी का ही हमारा जो स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से मिले, दैट इज अप्राइजल कॉस्ट। जो दूसरा है वो प्राइस ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस या कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल है, जिसको जो दो सब कैटेगरीज है वो है इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट मतलब कि जो फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस हुआ उसको बेचने से पहले ऑर्गेनाइजेशन में ही पता चल गया कि ये बराबर नहीं है, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, तो उसके ऊपर रीवर्क किया जाएगा या फिर स्क्रैप कोई भी होगा, तो वो सब कुछ है वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट मतलब कि जो एक बार प्रोडक्ट सेल कर दिया फिर कस्टमर्स के पास से पता चलता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं है, उस वजह से रिटर्न आता है या फिर वारंटी या फिर रिपेयर या फिर लॉस ऑफ कस्टमर, वो सब कुछ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है, राइट। Hence, COQ is often referred to as the PF, Prevention, Appraisal and Failure Model. In other words, price conformance is known as cost of good quality and price of non-conformance is often termed as a cost of poor quality. Price of conformance जो cost of good quality है, right? क्यों? क्योंकि उसमें प्रिवेंशन या फिर अप्राइजल कॉस्ट है, वो प्रोडक्शन होने से पहले ही ऐसा कॉस्ट किए जाते हैं जिससे क्वालिटी अच्छी हो जाए। जबकि जो कॉस्ट है ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, प्राइस ऑफ नॉन कन्फर्मेंस जो है उसे कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कहते हैं, क्योंकि वो फिनिश्ड गुड्स बन गया फिर पता चला कि भाई ये क्वालिटी अच्छी नहीं है,
तो वो पुअर क्वालिटी है, उसकी वजह से रीवर्क करना पड़ा, रिपेयर करना पड़ा, तो वो लॉस ज्यादा होता है। उसमें सिर्फ फाइनेंशियल लॉस ही नहीं होता, उसमें कई बार नॉन फाइनेंशियल लॉस भी होता है, जैसे कि बिजनेस की रेपुटेशन खराब होती है, कस्टमर का ट्रस्ट कम हो जाता है, तो वो चीजें भी ध्यान में रखनी होती है। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी है वो करना अच्छी बात है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ना हो वही अच्छी बात है, राइट। चलिए फिर ये उसकी समरी है, राइट, जो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब ये जो चारों कंपोनेंट है, प्रिवेंशन, अप्राइजल, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, उसके एग्जांपल्स और वो क्या है वो हमें समझाया हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, तो अच्छे से समझिएगा। प्रिवेंशन कॉस्ट, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रिवेंटिंग द पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मे बी टर्म्ड एज अ प्रिवेंशन कॉस्ट। पुअर क्वालिटी के गुड्स या सर्विसेज ना बने तो उसको रोकने के लिए जो कॉस्ट होता है वो प्रिवेंशन कॉस्ट है, पहले ही ध्यान रखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले। दिस कॉस्ट आर इनकर्ड टू अवॉइड क्वालिटी प्रॉब्लम्स। They are planned and incurred before actual operation and are associated with the design, implementation and maintenance of the quality management system. ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करने से पहले ही किया जाता है, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कि क्या किस तरह से क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे, कहां पर जरूरत है मेंटेन करने की, किस तरह से वो सिस्टम को अप्लाई करेंगे, उनको इंस्टॉल करेंगे और मैनेज भी, उसमें चेंजेस भी अगर जरूरत है करने के तो वो करते जाएंगे। प्रिवेंशन कॉस्ट ट्राई टू कीप फेलियर एंड अप्राइजल कॉस्ट टू अ मिनिमम। प्रिवेंशन कॉस्ट करेंगे तो जो फेलियर कॉस्ट है और जो अप्राइजल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, राइट। ये ऐसे सेंटेंसेस भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स है उनके, ये एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझने भी और याद रखने हैं। समझना काफी जरूरी है क्योंकि याद सब कुछ नहीं रहेगा, पर अगर समझा होगा तो आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आंसर कर पाएंगे। क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी किस तरह से मेंटेन कर पाएंगे, किस तरह से क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे, तो पूरा इंजीनियरिंग किया जाएगा प्रोसेसेस का, प्रोडक्ट्स का, राइट, तो वो कॉस्ट है। क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी लेबर्स है, उनके ऊपर काम करते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि क्वालिटी मेंटेन हो पाए। क्वालिटी प्लानिंग, पहले से ही प्लान करेंगे कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह से इस प्रोड्यूस करेंगे जिससे क्वालिटी मेंटेन हो पाए। क्वालिटी रिपोर्टिंग, उसको रिपोर्ट भी करते जाएंगे कि क्या क्वालिटी अचीव हुई है, क्या स्टैंडर्ड है, किस तरह की है, तो उसका रिपोर्टिंग। क्वालिटी ऑडिट्स, चेक करेंगे कि क्या क्वालिटी बराबर है या नहीं, ये जो क्वालिटी रखना चाहते हैं वो बराबर है या नहीं, अचीवेबल है या नहीं, अचीव कर सकते हैं या नहीं, तो ऑडिटिंग वगैरह भी होता जाएगा, चेकिंग वगैरह भी होता जाएगा। क्वालिटी सर्कल्स, क्वालिटी सर्कल्स में काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं कि जो क्वालिटी किस तरह से इंप्रूव की जा सकती है वो सोचते रहते हैं, वो रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। फील्ड ट्रेल्स, जो फील्ड पर ट्रेल करेंगे, राइट, ताकि प्रॉपरली क्वालिटी मेंटेन हो पाए, उसको प्रैक्टिस, उससे ट्रेनिंग मिल पाए, किस तरह से मेंटेन करना है वो पता चल पाए। डिजाइन रिव्यूज, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उनकी डिजाइन को रिव्यू किया जाएगा जिससे पहले से ही क्वालिटी मेंटेन हो पाए, क्वालिटी अच्छी कर पाए। प्रोसेस इंजीनियरिंग, और प्रोसेस को इंजीनियर करेंगे, अच्छे से प्रोसेस बनाएंगे जिससे उसमें क्वालिटी मेंटेन हो पाए। सप्लायर इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, सप्लायर को इवैल्यूएट करेंगे, सिलेक्ट करने से पहले इवैल्यूएट करना चाहिए कि सप्लायर जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है वो बराबर है या नहीं, उनकी फैक्ट्री कैसी है, वो जो भी प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करेगा उसमें क्वालिटी होगी या नहीं, वो भी देखना जरूरी है और उसी के बेसिस पर सिलेक्ट होना चाहिए। क्योंकि सप्लायर सिर्फ लोएस्ट कॉस्ट के बेसिस पर नहीं बट बेस्ट क्वालिटी के बेसिस पर भी जज होना चाहिए और सिलेक्ट होना चाहिए। प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस, जो भी मेंटेनेंस करना है, इक्विपमेंट है, मशीनरीज है, तो उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जब जरूरत है तब उसे रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि उनसे क्या होगा कि वो ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ब्रेकडाउन होता है तो बहुत सारा कॉस्ट होता है, उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो अटक जाता है, राइट, जो लेबर है वो आइडल टाइम हो जाता है, तो वो नुकसान हो सकता है और क्वालिटी भी बिगड़ सकते हैं, इसी वजह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो जरूरी है। टेस्टिंग ऑफ न्यू मटेरियल्स कोई भी आए तो उसको पहले अच्छे से टेस्ट कीजिए और उसी के बाद उसको यूज करना चाहिए। एजुकेशन ऑफ सप्लायर्स, राइट, और जो सप्लायर्स है उनको भी एजुकेट करना चाहिए ताकि वो भी अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड कर सके, हमें जो क्वालिटी चाहिए वो उस हिसाब से हमें प्रोवाइड कर सके, राइट। तो ये सारे हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट है, राइट, प्रिवेंशन रिलेटेड कॉस्ट है, क्वालिटी खराब होने से पहले ही रोका जा सके उस वजह से ये सारे कॉस्ट किए जा सकते हैं, तो ये आपको याद अच्छे से रखने होंगे। फिर है अप्राइजल कॉस्ट। अप्राइजल कॉस्ट मतलब कि क्वालिटी मेंटेन हो सके उसके लिए इंस्पेक्शन, चेकिंग वगैरह करना, वो अप्राइजल कॉस्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले ही किए जाएंगे।
The need for controlling products and services to ensure high quality levels at all stages and conformance to quality standards and performance requirements is appraisal cost. These are costs associated with measuring and monitoring activities related to quality. क्वालिटी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज जो भी परफॉर्म कर रहे हैं राइट, वो सब कुछ बराबर है या नहीं, वो अप टू द मार्क स्टैंडर्ड है या नहीं, वो देखते जाएंगे. अगर उसमें वेरियस प्रोसेसेस है तो हर प्रोसेसेस पर क्वालिटी मेंटेन होती है या नहीं वो चेक किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा, ताकि आगे की प्रोसेस में जाए उससे पहले ही देखा जाए कि अगर कुछ भी गड़बड़ है तो उसको सुधारा जा सके. Appraisal cost incurred to determine the degree of conformance to quality requirements, measuring, evaluation and auditing. They are associated with the suppliers and customers' evaluation of purchased materials, processes, products and services to ensure that they are as per the specifications. सप्लायर और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से वो गुड्स होने चाहिए, राइट. वो उनके जो स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से गुड्स है या नहीं, तभी उसे कहा जाएगा कि क्वालिटी है या नहीं. तो वो अप टू दैट मार्क है या नहीं वो चेक करना रहेगा. उसके एग्जांपल्स है फील्ड टेस्टिंग. फील्ड पर हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि वो प्रोसेस, प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ बराबर हो रहा है या नहीं. इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं उनको टेस्टिंग करना, इंस्पेक्ट करना, राइट, ताकि जो रॉ मटेरियल यूज हो प्रोडक्शन में वो पता चले कि वो बराबर क्वालिटी का है या नहीं, ताकि फिनिश्ड गुड्स जो बने वो रॉ मटेरियल की गलती की वजह से, रॉ मटेरियल की पुअर क्वालिटी की वजह से फिनिश्ड गुड्स खराब नहीं होना चाहिए. इसीलिए रॉ मटेरियल्स वगैरह को चेक करना होगा. आपको यहाँ पर ये डाउट हो सकता है कि जो प्रिवेंशन कॉस्ट था उसमें था टेस्टिंग ऑफ न्यू मटेरियल्स और यहाँ पर है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, तो दोनों ही चीज अलग है. यहाँ पर न्यू मटेरियल्स आपको एक्सेप्ट करना है फॉर द प्रोडक्शन, तो वो न्यू मटेरियल लेना है या नहीं उसके पहले, मतलब कि ये डिजाइनिंग टाइम पर ये चीज हो रही है. आप X और Y दोनों ही मटेरियल यूज कर सकते हैं. आप अब तक Y मटेरियल यूज कर रहे थे, बट X से वो शायद आपके लिए सस्ते दाम में आ रहा है, उसकी प्राइस काफी कम है, तो आपको X को पहले देखना होगा कि क्या X परफेक्ट है या नहीं, बराबर है या नहीं, उसकी क्वालिटी बराबर है या नहीं. तो वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन कॉस्ट. अगर आपने देखा कि भाई X भी बराबर है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है. तो फिर जब भी X आप परचेस करेंगे और तब आएगा, तब अगर आप X को चेक करेंगे तो वो अप्राइजल कॉस्ट बन जाएगा. डिजाइनिंग के टाइम पे या फिर चूजिंग विच मटेरियल टू बी यूज्ड, उसके टाइम पे अगर आप मटेरियल को चेक करते हैं तो वो प्रिवेंशन कॉस्ट है. पर अगर मटेरियल आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें यही यूज करना है, फिर जो मटेरियल आप परचेस करते हो और प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए अगर आप मटेरियल को चेक करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, तो वो अप्राइजल कॉस्ट है. दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, राइट. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है. पैकेजिंग इंस्पेक्शन, पैकेजिंग बराबर है या नहीं, क्योंकि पैकेजिंग खराब हो जाएगा तो प्रोडक्ट भी बिगड़ भी सकती है और उसमें से क्वांटिटी कम भी हो सकती है. प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं, वो प्रोडक्ट बराबर है या नहीं. प्रोसेस एक्सेप्टेंस, प्रोसेस भी बराबर है या नहीं, वो भी चेक करना. मेजरमेंट, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट, जो भी प्रोडक्ट वगैरह है उनको चेक करने के लिए, उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए भी इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो उनके मेजरमेंट इक्विपमेंट्स जो है इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के लिए, तो वो जो इक्विपमेंट का एक्सपेंस है वो टेस्टिंग वगैरह के लिए ही है, तो उसे भी अप्राइजल कॉस्ट ही कहा जाएगा. एंड आउटसाइड सर्टिफिकेशन, कई बार ऐसा भी होता है कि जो क्वालिटी है उनको बाहर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी या दूसरी कोई एजेंसी या ग्रुप्स है उनके पास उनको सर्टिफाई करवाना जरूरी बनता है, ISO वगैरह है, तो ऐसे आउटसाइड सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं, तो उसे अप्राइजल कॉस्ट कहा जाएगा, राइट. ये अप्राइजल कॉस्ट का एग्जांपल है. होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको ये याद रखने होंगे. फिर है इंटरनल फेलियर कॉस्ट. इंटरनल ही पता चल गया कि भाई ये क्वालिटी नहीं है, ये जो प्रोडक्शन हुआ है ये क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है. इंटरनल फेलियर कॉस्ट एसोसिएटेड विथ डिफेक्ट्स फाउंड बिफोर द कस्टमर रिसीव्स द प्रोडक्ट और सर्विस. इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर इनकर्ड टू रेमेडी डिफेक्ट्स डिस्कवर्ड बिफोर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर. पहले ही पता चल जाता है कि भाई ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर रिवर्क किया जाएगा, फिर से प्रोडक्शन किया जाएगा, तो वो सब कुछ इंटरनल फेलियर कॉस्ट है. This cost occur when the product does not meet design quality standards. These are costs that are caused by product or service not conforming to the requirements or customers or users need and are found before delivery of products and services to external customers. वो पहले ही पता चल जाता है प्रोडक्शन करने के बाद, पर डिलीवरी करने से पहले कि ये बराबर नहीं है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो इसको फिर से काम करवाएंगे या फिर ये लॉस हो जाएगा हमारे लिए, तो वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है. Deficiencies are caused both by errors in products and inefficiencies in processes.
जो डेफिशिएंसी है वो दो रीजन से हो सकती है। कोई एरर हो गई, प्रोडक्ट में एरर है, कुछ गलतियां हैं, राइट, कुछ गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई, या फिर इनएफिशिएंसीज इन प्रोसेस, प्रोसेस बराबर नहीं है, उस वजह से जो प्रोडक्शन है वो बराबर नहीं हुआ है। अगर इनएफिशिएंसीज इन प्रोसेस है तो प्रोसेस को री इंजीनियर करना चाहिए और ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट को कम करवाना चाहिए। एग्जाम्पल्स है स्क्रैप जो बना, रीवर्क करना पड़ा अगर कोई भी डिफेक्ट डेफिशिएंसी मिली तो, रीडिजाइनिंग फिर से डिजाइन करना पड़ा प्रोडक्ट प्रोसेस एक्सेट्रा, रीटेस्टिंग फिर से चेक करवाना पड़ा कि भाई ये जो क्वालिटी है वो बराबर है या नहीं, इसकी डाउन टाइम, मशीन है उनका डाउन टाइम क्योंकि ब्रेक डाउन हो गया, राइट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करवाया था तो डाउन टाइम, तो ये सारे इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, राइट। चलिए इंपॉर्टेंट है ये भी। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, कस्टमर्स को गुड्स सेल कर दिया, उसके बाद उनके पास से पता चलता है कि भाई ये अप टू द मार्क नहीं है, क्वालिटी बराबर नहीं है। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आर इनकर्ड टू रेमिडिएट डिफेक्ट्स डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स, जो कस्टमर्स ने डिफेक्ट डिस्कवर की है उनको रेमिडियल, उनके लिए शायद उनके पास से रिटर्न मिलता है या फिर उनको पैसे लौटाने पड़ेंगे, कस्टमर का लॉस होगा, लॉस ऑफ कस्टमर, वो सब कुछ यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। This cost occur when products and services that fail to meet design quality standards are not detected until after transfer to the customer. डिजाइन या फिर प्रोडक्शन कहीं पर भी गलती हुई है बट ये कस्टमर को सेल करने से पहले नहीं पता चला है, वो सब कुछ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आता है। After the product or service is delivered and defects are found, then it is an external failure. Further, external failure costs are costs that are caused by deficiencies found after delivery of product and services to external customer, which lead to customer dissatisfaction. सिर्फ उनके पास रिटर्न, वारंटी या रिपेयर मेंटेनेंस से सिर्फ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट नहीं है, बट उनका जो डिससेटिस्फेक्शन है उस वजह से वो स्विच कर सकते हैं दूसरे सप्लायर की ओर, तो वो भी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में ही कवर अप होगा। इसके एग्जांपल्स हम कॉस्ट ऑफ रिकॉल्स, जो प्रोडक्ट सेल कर दी थी उनको फिर से मंगवाने का जो एक्सपेंस होता है, कॉस्ट ऑफ रिकॉल्स। अब शायद मैगी वगैरह में जो प्रॉब्लम आई थी उसमें लीड वगैरह जो मिला था, राइट, तो इस वजह से मैगी की जो जितनी भी प्रोडक्ट मार्केट में थी सब कुछ रिकॉल करवाया गया था, तो जो भी उनका डिलीवरी, लॉजिस्टिक का एक्सपेंस और उन सभी को स्क्रैप करना, वो सब कुछ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आता है। लॉस्ट सेल्स ड्यू टू पुअर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, पुअर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस था उसी वजह से सेल लॉस हो रहा है, अब जो कस्टमर्स है वो दूसरी जगह से परचेस कर रहे हैं। रिटर्न एंड अलाउंसेस, रिटर्न कर रहे हैं, उसके लिए अलाउंसेस देना पड़ता है कस्टमर को। वारंटीज, जो प्रोडक्ट था वो विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, जो वारंटी थी उसी के पीरियड में खराब हो गया तो उनको रिपेयर वगैरह करवाना पड़ेगा। रीपेड, पैसे वापस लौटा दिए। प्रोडक्ट लायबिलिटी, प्रोडक्ट के लिए लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है उस वजह से। कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन की वजह से वो स्विच कर सकते हैं। लॉस्ट मार्केट शेयर, मार्केट में शेयर लॉस हो जाएगा क्योंकि कस्टमर सब उतना नहीं परचेस करेंगे। कस्टमर सपोर्ट एक्सेट्रा, राइट, कस्टमर को सपोर्ट भी, हेल्पलाइन है, राइट, कस्टमर कंप्लेंट वगैरह, तो वो सब कुछ भी बढ़ जाएगा, तो वो सब कुछ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। The total quality cost are then the sum of this cost. Cost of quality is equal to cost of control, prevention and appraisal cost plus cost of failure of control, internal failure and external failure cost. In its simplest form, COQ can be calculated in terms of efforts. कितना hours a day, hours या फिर days हमें ज़्यादा लगाना पड़ा, तो उस टर्म में भी cost of control को, cost of quality को हम measure कर सकते हैं। A better approach will be to calculate COQ in terms of money, converting the effort into money and adding any other tangible cost like test environment setup. या फिर ऐसा कर सकते हैं उसको मॉनिटरी टर्म में, जितना भी कॉस्ट हुआ है, राइट, क्वालिटी का, तो वो सब कुछ मॉनिटरी टर्म में लेकर आएंगे और टोटल कॉस्ट कितना हुआ है वो मॉनिटरी टर्म में हम मेजर करेंगे। The best approach will be to calculate COQ as a percentage of the total cost. This allows for the comparison of COQ across project or companies. टोटल कॉस्ट का कितना COQ है वो परसेंटेज की टर्म्स में भी लेकर आ सकते हैं, तो ये बेस्ट अप्रोच है। आर्स अ डेज, आर्स या फिर डेज एफर्ट्स के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉनिटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज टू टोटल कॉस्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। आर्स एफर्ट्स में करेंगे वो सिंपल फॉर्म है, बेटर फॉर्म है मॉनिटरी टर्म्स, एंड बेस्ट अप्रोच है परसेंटेज टू टोटल कॉस्ट, क्योंकि वो कंपेरिजन में हेल्पफुल हो सकता है। To ensure impartiality, an external person must determine the cost of quality of a project or a product rather than a person who is a core member of the project or product team, say someone from the accounts department. जो impartially ये कैलकुलेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर जो पर्सन प्रोडक्शन कर रहा है अगर वही कॉस्ट ऑफ क्वालिटी
कैलकुलेट करेगा तो वो पार्शियलिटी हो जाएगी, उसमें कुछ गलत हो सकता है, वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कैलकुलेट ना करे। इसलिए दूसरे डिपार्टमेंट में से दूसरे पर्सन को हायर करना चाहिए जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कैलकुलेट करे। उसका अब इलस्ट्रेशन दिया है, ये इलस्ट्रेशन वैसे डिस्क्रिप्टिव है बट हमें ये सोल्व करके जाना है क्योंकि इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए वो भी आपको मॉड्यूल के जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो तो करके जाने ही चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन या फिर सेम क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। ये कैसे सिनेरियो बन सकता है और जो क्वेश्चन है वो आपको एमसीक्यू बेस्ड दे सकते हैं, वो फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट। तो एटलीस्ट आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक बार तो देख कर ही जाने चाहिए, राइट। तो चलिए सबसे पहले जो इलस्ट्रेशन 1 है वो देखते हैं। लिववेल लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट्स फॉर होम कंजम्पशन। Among the popular products are its energy efficient and environment friendly LED lamps. The company has a quality control department that monitors the quality of production. Right? एक कंपनी है जो होम कंजम्पशन के लिए गुड्स प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें सबसे फेवरेट है LED लैंप्स, राइट। और क्वालिटी डिपार्टमेंट भी है इस कंपनी का। As per the recent cost of poor quality report, the current rejection rate for LED lamps is 5% of units input. जितने भी इनपुट्स है उसका 5% उनका पुअर क्वालिटी रिजेक्शन हुआ है, रिजेक्ट हुआ है 5%, तो वो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी रिपोर्ट में दिखाया गया है। 5000 यूनिट्स ऑफ इनपुट गो थ्रू द प्रोसेस ईच डे 5000 यूनिट्स है वो बनते हैं। ईच यूनिट दैट इज रिजेक्टेड रिजल्ट्स इन ₹200 लॉस टू द कंपनी। एक अगर यूनिट लॉस होता है तो उसमें ₹200 का लॉस होता है, राइट। रीवर्क वगैरह कोई भी रीजन हो सकता है। The quality control department has proposed few changes to the inspection process that would enable early detection of defect. तो क्वालिटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि हम इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, तो इंस्पेक्शन करवाएंगे तो उस वजह से जो डिफेक्ट है वो पहले ही डिटेक्ट हो जाएगी और ये लॉस है वो कम हो सकता है। This would reduces the overall rejection rate from 5% to 3% units input. ये जो अगर इंस्पेक्शन करवाएंगे तो 5% से 3% लॉस हो जाएगा, राइट। तो 2% का रिडक्शन हो जाएगा इन द लॉस। द इम्प्रूव्ड इंस्पेक्शन प्रोसेस वुड कॉस्ट द कंपनी ₹15,000 ईच डे, बट ये इंस्पेक्शन की वजह से एवरी डे ₹15,000 का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। Required. Analyze the proposal and suggest if it would be beneficial for the company to implement it. सबसे पहले कहना है कि ये जो प्रपोज किया है, ऑफर प्रपोज किया है, वो हमें बेनिफिशियल है या नहीं वो हमें देखना है। तो चलिए वो सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमें क्या बताया है कि जो करंट रिजेक्शन है, राइट, वो रिजेक्शन कितना है 5%। प्रोडक्शन कितना होता है पर डे 5000 यूनिट्स, और जो लॉस है रिजेक्शन की वजह से लॉस होता है वो कितना होता है ₹200 पर यूनिट, राइट। और जो प्रपोज किया है, प्रपोज्ड ऑफर जो है, उस वजह से जो लॉस है, राइट, रिजेक्शन का लॉस वो कितना हो सकता है 3%, बट उस वजह से जो इंस्पेक्शन का कॉस्ट है वो कितना होगा ₹15,000 पर डे, राइट। ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की हुई है। तो अभी अगर 5000 यूनिट्स में 5%, तो करंट लॉस कितना है यूनिट में 5000 इंटू 5%। 5000 के अगर 5% हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएंगे 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स और ₹200 पर यूनिट का लॉस होता है, तो एक्चुअल लॉस कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज टोटल लॉस। करंट अभी कितना लॉस होता है 50,000 रुपीज का पुअर क्वालिटी की वजह से, रिजेक्शन की वजह से लॉस होता है, राइट। अब जो प्रपोज किया हुआ है उस हिसाब से लॉस कितना होगा 3%, राइट। तो 5000 इंटू 3%, तो वो हो जाएगा 150 यूनिट्स, और उसमें भी ₹200 का लॉस पर डे होगा, राइट। तो वो कितना हो जाएगा ₹30,000। बट ये 30,000 की साथ इंस्पेक्शन का भी कॉस्ट होगा कितना 15,000 अ डे। ये सब कुछ पर डे है क्योंकि 5% और 3% जो रिजेक्शन है वो एवरी डे होता है, और ये 5,000 यूनिट भी पर डे प्रोडक्शन होता है, राइट। तो टोटल यहाँ पर प्रपोज किया है उस हिसाब से कितना एक्सपेंस या लॉस होगा 45,000। पहले कितना होता था 50,000, अब कितना हो सकता है 45,000, मतलब कि यहाँ पर हम 5,000 रुपीज बचा सकते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल कि जो प्रपोज्ड ऑफर है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट इफ इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू इम्प्लीमेंट इट, यस इट इज एडवाइजेबल कि ये जो नया प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट किया जा सके, क्योंकि उस वजह से 5,000 ईच डे बचा सकते हैं।
शुड इम्प्लीमेंट द प्रपोजल। तो यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी करंट लॉस कितना हो रहा है, तो करंट लॉस हो रहा है 50,000, अगर प्रपोजल जो भी किया है उस हिसाब से कितना लॉस पर डे हो सकता है, तो 45,000 हो सकता है। एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, बेनिफिट या फिर लॉस कितना हो सकता है, 3 एमसीक्यूज तो इसी में से बन सकते हैं, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करके जाने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन भी है, वो भी देखते हैं। आफ्टर इंप्लीमेंटेशन एनालाइज द मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल। आपने एनालाइज कर लिया, इंप्लीमेंट कर दिया, चलो नया प्रपोजल, तो उसमें मैक्सिमम रिजेक्शन, राइट, बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल, कितना मैक्सिमम रिजेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर उनसे ज्यादा अगर रिजेक्शन हो रहा है तो फिर ये नया प्रपोजल है वो कुछ खास बेनिफिशियल नहीं है, राइट। तो यहां पर हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि आपको अगर नया प्रपोजल अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होगा कि ₹50,000 का कॉस्ट तो आएगा ही, तो जो आपका लॉस है वो अगर अप टू द 50,000 है, लॉस ऑफ रिजेक्शन जो है, राइट, वो अप टू 50,000 है, तब तक आप क्या कर सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये जो न्यू प्रपोजल है वो बेनिफिशियल है। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि जो रिजेक्शन है वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे, क्योंकि इंस्पेक्शन कॉस्ट जितना होता है, राइट, वो ज्यादा हो जाएगा अदरवाइज। तो 15,000 आपका मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। लॉस ऑफ रिजेक्शन 15,000 तक हो रहा है, तब तक आपके लिए वो जो न्यू प्रपोजल है वो बेनिफिशियल है। अगर आपका लॉस कम होने वाला है, उससे कम हो जाएगा, तो फिर वो न्यू प्रपोजल है वो बेनिफिशियल नहीं है। तो मैक्सिमम लॉस 15,000, तो 15,000 लॉस होगा तो कितना परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन हो सकता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या कर सकते हैं कि 15,000 का लॉस बताया है, और जो पर यूनिट लॉस कितना होता है, ₹200, राइट। रिजेक्शन अगर होता है तो पर यूनिट लॉस ₹200 का होता है, तो हम यहाँ पर ₹15,000 डिवाइड बाई ₹200 कर देंगे, राइट। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कितना यूनिट्स का लॉस है, तब तक यूनिट्स में हमें मिल जाएगा, उससे हम परसेंटेज इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 15,000 डिवाइड बाई 200 करेंगे तो 75 यूनिट्स आते हैं। तो जो 75 यूनिट्स है, राइट, वो 5,000 के सामने अगर 75,000 यूनिट्स अगर हम कंसिडर करेंगे तो परसेंटेज हमें पता चल जाएंगे, राइट। तो कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ लॉस अगर हमें निकालना है तो 75 डिवाइड बाई 5,000 इंटू 100 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 1.5% है वो। 1.5% तक का अगर लॉस हो रहा है, उनसे अगर ज्यादा होता है तो इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, अदरवाइज इंस्पेक्शन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो यहां पर जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, एनालाइज द मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल। मैक्सिमम रिजेक्शन रेट 1.5%, अगर रिजेक्शन रेट उससे कम हो गया तो ये जो इंस्पेक्शन वाली प्रपोजल है वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। समझ में आ रहा है, राइट। यहाँ पर उन्होंने ये समझाया हुआ है, उन्होंने यहाँ पर अजम्पशंस लेकर किया हुआ है, बट आंसर यही आएगा 1.5%, राइट। क्लियर, आपको एक बार ऐसा हो तो ये क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, हमने समझ लिया। क्लियर, फिर है ऑप्टिमल सीओक्यू, ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कितना होना चाहिए। It is generally accepted that increased expenditure on prevention and appraisal is likely to result in a substantial reduction in the failure cost. जितना प्रिवेंशन और अप्राइजल कॉस्ट हम बढ़ाएंगे उतना ही जो कॉस्ट ऑफ फेलियर है, फेलियर कॉस्ट है, वो कम हो जाता है। Because of the trade-off, there may be an optimum operating level at which the combined costs are at minimum. दोनों ही जहां पर ट्रेड ऑफ करते हैं, मतलब कि उनका जो इंटरसेक्शन होता है वहां पर सबसे कम कॉस्ट होता है। Hence, it is further argued that striving to zero defects through a program of continuous improvement is not good for the economic interest of the company. वो समझते हैं। जैसे ही ये देखिए यहाँ पर ये डिफेक्ट्स इन परसेंटेज बताया गया है, राइट। तो क्या होगा कि अगर आपको जीरो डिफेक्ट्स, जितना कम डिफेक्ट्स चाहिए उसके लिए कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस सबसे ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस सबसे ज्यादा होगा। डिफेक्ट्स अगर आप कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस को कम करते जाएंगे, राइट, तो डिफेक्ट्स बढ़ती जाएगी, राइट। और जो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस था, राइट, जितना कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस उतना कम होगा। वो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस कम होता जाएगा, डिफेक्ट बढ़ती जाएगी, और उसी की वजह से कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस भी बढ़ता जाएगा। तो वो जहां पर इंटरसेक्ट होता है वो आपके लिए ऑप्टिमल होता है। इससे ज्यादा अगर आप करने जाएंगे, अगर आप इससे ज्यादा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल करने जाएंगे तो ये आपका कॉस्ट बढ़ा रहा है, ये आपका कॉस्ट बढ़ा रहा है, राइट। और अगर आप बिल्कुल ही कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, प्रिवेंशन या अप्राइजल पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस है वो बढ़ जाएगा।
इसी वजह से आपको ऑप्टिमल COQ देखना होगा। अगर आप जीरो डिफेक्ट्स की ओर देखेंगे तो आपका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, टोटल कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जीरो डिफेक्ट्स की ओर जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी डिफेक्ट्स होगी तो वो चल जाएगा, राइट। कॉस्ट इतना भी नहीं बढ़ाना है, जीरो डिफेक्ट्स नहीं अचीव कर सकता है, इसीलिए कुछ एक एक्सेप्टेबल लेवल भी होना चाहिए कि चलो इतनी डिफेक्ट्स होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ऑप्टिमल COQ आपको सर्च करना होगा, वो आपको डिस्कवर करना होगा और तब तक आप एक्सपेंस कर सकते हैं। चलिए फिर यहां पर एक केस सिनेरियो दिया है, वो देखते हैं। JK Limited produces and sells a single product. Presently the company is having its quality control system in a small way at an annual external failure and internal failure cost rupees 4,40,000 and rupees 8,50,000 respectively. क्वालिटी कंट्रोल की उनकी सिस्टम है और उस हिसाब से उनके जो इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है वो हमें दिए हैं। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट एनुअली रुपीज 4,40,000 है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट रुपीज 8,50,000 है एनुअली। As the company is not able to ensure supply of good quality products up to the expectation of its customers and wants to manage competition to retain market share, considers an alternative quality control system. कस्टमर को वो 100% सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो कुछ दूसरा ऑप्शन सोच रहे हैं ताकि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो अच्छी हो पाए। It is expected that the implementation of the system annually will lead to prevention cost of rupees 5,60,000 and an appraisal cost of rupees 70,000। वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो प्रिवेंशन कॉस्ट करेंगे, अगर सिस्टम को एनुअली चेक करते जाएंगे तो प्रिवेंशन कॉस्ट रुपीज 5,60,000 और अप्रेजल कॉस्ट रुपीज 70,000 आ सकता है। The external and internal failure cost will reduce by rupees 1 lakh and rupees 4,10,000 respectively in the new system। अगर वो जो न्यू सिस्टम लेकर आना चाहते हैं जिसमें प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्राइजल कॉस्ट भी 560 और 70,000 होता है, तो उस वजह से जो इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है, राइट, वो रिड्यूस हो जाएगा। एक्सटर्नल फेलियर रिड्यूस होगा बाय रुपीज 1 लाख, 1 लाख से वो रिड्यूस होगा, राइट। तो ये पहले 4,40,000 हो रहा है, राइट, वो कितना हो जाएगा 3,40,000। और जो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है वो रिड्यूस बाय रुपीज 4,10,000, वो 4,10,000 से कम हो जाएगा। तो अभी 8,50,000 है, वो 4,10,000 से कम हो जाएगा, तो 4,40,000 रुपीज होगा। All other activities and cost will remain unchanged. Required. सबसे पहले है examine the new quality control proposal and recommend the acceptance or otherwise of the proposal both from financial and non-financial perspective। हमें सबसे पहले ये बताना है कि भाई ये जो नया प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करना चाहिए फ्रॉम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं अभी जो करंट कॉस्ट है वो कितना है, राइट, ठीक है, वो भी नहीं देखते। जो न्यू ऑफर हमें बताया गया है उसमें कितना कॉस्ट होगा, जो प्रिवेंशन कॉस्ट है वो होगा 5,60,000, जो अप्राइजल कॉस्ट होगा वो कितना होगा 70,000, राइट। और जो बताया है कि जो इंटरनल फेलियर कॉस्ट और जो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएंगे। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कितना रिड्यूस हो जाएगा, तो वो 1 लाख से रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको मैं नेगेटिव में लिख रहा हूँ। और जो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है वो कितना रिड्यूस हो जाएगा, 4,10,000 से वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर हम ये सोल्व करेंगे तो इसमें अगर पॉजिटिव में अगर इसका आंसर आया, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉस्ट लिया है, तो अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब कि कॉस्ट उतना बढ़ जाएगा, तो वो प्रपोजल हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो वो हमारे लिए सेविंग है, तो वो सेविंग है, तो हमें वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर हम इसको रिजोल्व करते हैं तो 5 लाख तो यहाँ पर ही चले गए, 60,000, 10,000, तो यहाँ पर तो 1,30,000 सॉरी 1,20,000 रुपीज का यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट है वो इनकर होगा बाई रुपीज 1,20,000। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो फाइनेंशियल टर्म्स है उस हिसाब से तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे 1,20,000 रुपीज का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। पर हाँ, नॉन फाइनेंशियल टर्म्स, नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी चेक करना होगा कि क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का बहुत ही ज्यादा लॉस, वो सब कुछ क्या होता है वो भी देखना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। Implementation of new system will reduce cost of non-conformance by rupees 5,10,000. However, this will increase cost of conformance by rupees 6,30,000. There is inverse relationship between the cost of the conformance and the cost of non-conformance, right? ये already हमने समझ लिया है। JK Limited should try to avoid cost of non-conformance because both internal and external failure affect customer satisfaction and organization's profitability। जितना कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस ज्यादा होगा, फेलियर कॉस्ट ज्यादा होगा, उनसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर अफेक्ट तो होता ही, उसकी इफेक्ट आती ही है।
The company should focus on preventing the error such that it ensures the product is good for quality when it reaches to the customer at very first instance. This enhances the customer experience and therefore eliminating the scope for external failures like sales return and warranty claims. Better quality can yield further sales. Therefore, an increase in spending on quality measures is justified since it not only yields significant improvement to quality but also brings in more sales order. तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस है उसके ऊपर अगर हम स्पेंड करेंगे तो उनसे क्वालिटी तो बढ़िया आएगी ही बट उनसे सेल्स वगैरह भी ज्यादा हो सकता है. ये नॉन फाइनेंशियल कंपोनेंट हमें बताए गए हैं, क्योंकि अगर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव से देखें तो यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट हो रहा है ₹1,20,000 का, तो उस हिसाब से तो ये हमें प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. However, from non-financial perspective point of view, as stated above, the company should accept the new proposal. राइट, यहाँ पर ओपन एंडेड आंसर दिया हुआ है. इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको आने के चांसेस नहीं है. हाँ, आईबीएस में आ सकते हैं, तो आईबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा. फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एडवाइस टू द कंपनी इफ द कंपनी वांट्स टू अचीव जीरो डिफेक्ट थ्रू अ कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम. अगर वो कंटिन्यूअस क्वालिटी प्रोग्राम की मदद से जीरो डिफेक्ट है वो अचीव करना चाहते हैं तो वो करना चाहिए, कैसे करेंगे? It is possible to increase quality while at the same time reducing both conformance and non-conformance cost if a program of aiming to zero defect and or continuous improvement is followed. Zero defects advocates continuous improvement. To implement this elimination of all forms of waste including rework, yield losses, unproductive time, over-design, inventory, idle facilities, safety accidents, etc. is necessary. ठीक है, ये easy है, right? And suggest a suitable quality control level at a minimum cost. Suitable quality control level at minimum cost क्या होगा कि जहां पर cost of conformance और cost of non conformance है वो मैच होते हैं, इंटरस्पेक्ट करते हैं, वहां पर हमें रखना चाहिए. वो एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स होगी, जीरो डिफेक्ट्स नहीं होगी, क्योंकि जीरो डिफेक्ट्स से ज्यादा कॉस्ट होता है. To achieve zero defects, cost of conformance must be high. As a greater proportion of defects are accepted, however, this cost can be reduced. At a level of 0% defects, cost of non-conformance should be nil, but this will increase as the accepted level of defects rises. There should therefore be an acceptable level of defects at which the total cost of quality are at minimum. दोनों ही मिनिमम पॉइंट पर हो, वहां पर हमें चूज करना चाहिए. राइट, वो हमने चार्ट जो दिया था उसमें देखा था. Steps of application of PAF model, prevention, appraisal and failure model, वो हमने देखा था आगे. Model is the most widely accepted method for measuring and classifying quality cost. Follow this 5-step process. यहाँ पर हमें 5 steps बताए हैं. Gather some basic information about the number of failures in the system. सबसे पहले तो ये information gather करनी है कि कहाँ पर failure हो रहा है. Apply some assumptions to the data in order to quantify the data. वो डेटा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से हमें फाइनेंशियल क्वांटिफाई करना होगा कि कितनी अमाउंट का वो फेलियर होता है. चार्ट द डेटा बेस्ड ऑन द 4 एलिमेंट्स लिस्टेड अबव एंड स्टडीड. फिर जो 4 कंपोनेंट्स थे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का, प्रिवेंशन, अप्राइजल, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर, उसमें हमें बाइफर्केशन करना होगा. अलोकेट रिसोर्सेज टू कॉम्बैट द वीक स्पॉट्स. जहां पर वीक स्पॉट्स है उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें रिसोर्सेज है वो डिप्लॉय करने होंगे. Do this study on a regular basis and evaluate your performance. ये स्टडी हम करते रहेंगे, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहेंगे. दैट इज अ PAF मॉडल, राइट, प्रिवेंशन, अप्राइजल एंड फेलियर मॉडल. सबसे पहले इन्फॉर्मेशन निकालिए, राइट, गैदर कीजिए कि कहाँ पर फेलियर होता है. सेकंड, उसको क्वांटिफाई कीजिए, राइट, अजम्पशंस वगैरह लेकर. थर्ड, उसको चार्ट कीजिए COQ के जो 4 कंपोनेंट्स है उसमें. फिर फोर्थ, उसमें जहां पर वीक स्पॉट्स है उसको कॉम्बैट करने के लिए रिसोर्सेज को डिप्लॉय कीजिए. एंड फिफ्थ, ये स्टडी रेगुलरली करते रहिए और इम्प्रूवमेंट करते रहिए. Conclusion. Many of the cost of quality are hidden, thus making it difficult to identify by formal measurement system. The iceberg model is very often used to illustrate this. ये पानी के ऊपर का है, राइट, तो ये सब कुछ दिखता है बट ये जो हिडन कॉस्ट है वो नहीं पता चलता है, उसको भी ध्यान में लेना होगा. और इसको धीरे धीरे अगर आप करते जाएंगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती जाएगी. ऐसे हिडन कॉस्ट है उनको आप देखते जाइए और फिर उसमें परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करते जाइए, तो आप कॉस्ट जो आपका क्वालिटी है वो काफी अच्छा हो जाएगा. Only minority of the cost of poor and good quality are appear above the surface of the water. The reduction of cost under water has a huge scope. If we identify and improve this cost, the cost of doing business will significantly reduce. Simple. चलो,
तो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी COQ, काफी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इजी सा कॉन्सेप्ट है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट हम जो TQ है मेट्रोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वो समझेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। थैंक यू सो मच।